नमस्कार, कैपिटल न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सुभाष स्कूल 7 नंबर चौराहा स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास समनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष, उषा अग्रवाल एवं जिलाध्यक्ष रविंद्र यति सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए इस देश के एक ऐसे नायक है जिनने अपने जीते जी कदम कदम पर राष्ट्रभक्ति की नई नई मिसाल पेश की। अपने आप को जिस रूप में आज़ादी के पहले से उनने अपने मेधा से, हिम्मत से ICS की एग्ज़ाम 1923 में पास कर लेना, और ये वो बात का सबूत था जब उनने अपने जीवन में बड़ी से बड़ी परीक्षा में हम पास भी हो जाएंगे लेकिन अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे, ये उनके मुंह पे तमाचा भी था और ये देशभक्ति का बड़ा प्रमाण था। बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये अलग बात है कि कांग्रेस के नेताओं को वो रास नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पर आज़ाद हिंद फौज की न केवल स्थापना की बल्कि स्वतंत्र सरकार बना करके अंग्रेजों को उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती देते हुए कई देशों से उनकी सरकार की मान्यता भी मिली। उनके जीवन के विविध पक्षों को समाज के बीच लाना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी स्वर्गीय भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, वो लगातार ऐसे देशभक्तों का, वो भले किसी दल के भी हो, उनका सम्मान करते हैं। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सबसे बड़ा योगदान है। मैं आज के इस अवसर पर उनको स्मरण करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में पीढ़ियाँ उनके कामों का सही मूल्यांकन करेगी। आज दिल्ली जा रहे हैं उस पर। अरे भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सब लोगों ने उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। आज का दिन दुनिया के लिए, भारत के नौजवानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि ऐसे आदर्श नेता जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल भारत की आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। और हम सब संकल्प लेकर कि नेताजी ने जो काम इस देश के नौजवानों के लिए संदेश दिया, उस संदेश को हम आज के नौजवानों के बीच ले जाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी ने नेताजी को भी भारत के अंदर जो उन्होंने किया है उसे ले जाने का प्रयास अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैं उस बात का समर्थन करता हूं कि कांग्रेस ने जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, वैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान भी कांग्रेस ने किया कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के इस्तीफा देना पड़ा। आज के दिन हम नेताजी के कर्तव्य व्यक्तित्व को याद करते हुए उन्हें बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों पर पहले ही रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों पर पहले ही रोक लगा दी है। मामले पर बुधवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई, जिसमें कि 1 दर्जन से अधिक याचिका पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ने बताया कि हाई स्कूल शिक्षकों की जो भर्ती 2018 से संबंधित जो नियम है, उन नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि जो भर्ती नियम है, असमानताएं हैं, शिक्षक भर्ती पर जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें संशोधन करे। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति दी जाए, पर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारों के सेकंड डिवीजन क्राइटेरिया को लेकर बड़ा विरोधाभास था। शिक्षा विभाग ने 448 ऐसे उम्मीदवारों को सेकंड डिवीजन मानकर भर्ती किया है जिनकी ग्रेजुएशन में मार्क्स 45 से 50% के अंदर है। दूसरी तरफ ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिन्हें थर्ड डिवीजन मानकर भर्ती नहीं किया गया, जबकि ग्रेजुएशन में उनके भी मार्क्स 45 से 50% के बीच थे। ऐसे याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति नहीं दिए जाने के कारण करीब 16 याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि कुछ याचिकाकर्ता ऐसे हैं जिनकी मार्कशीट पर 47, 48, 49% है और मार्कशीट पर थर्ड डिवीजन लिख दिया गया और उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। वहीं कई ऐसे अभ्यर्थी हैं
जिनकी मार्कशीट पर 45-46% लिखा है और उनकी मार्कशीट पर सेकंड डिवीजन लिखा है, उन्हें नियुक्ति दे दी गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का भी नियम है कि इसमें श्रेणी नहीं बल्कि प्रतिशत अंकों में रहेगा। मामले पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया गया था। बुधवार को ही सुनवाई में राज्य सरकार ने अंडरटेकिंग देते हुए कहा गया है कि 23 जनवरी 2025 को कमेटी फाइनल डिसीजन लेते हुए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर दिया जाएगा। इस याचिका में दूसरा बिंदु यह भी था कि SC, ST और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को परसेंटेज ऑफ मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। उस पर भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। बहरहाल मामले पर अब अगली सुनवाई 8 फरवरी को नियत की गई है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के नियमों के मुताबिक उम्मीदवारों की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन तय की गई थी, लेकिन कई यूनिवर्सिटी 45 से 50% अंक लाने वालों को सेकंड डिवीजन तो कई यूनिवर्सिटी थर्ड डिवीजन मानती है। ऐसे में जब शिक्षा विभाग ने अंकों की जगह सिर्फ मार्कशीट में सेकंड या थर्ड डिवीजन देखकर भर्तियां की तो पूरी भर्ती प्रक्रिया सवालों में आ गई। बता दें, हाई स्कूल शिक्षकों के 18,000 में से 6,000 पदों पर भर्ती होना बाकी है। हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती 2018 से संबंधित जो नियम हैं, उन नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली आज लगभग 1 दर्जन याचिकाओं की एक साथ सुनवाई थी। पिछली सुनवाई पर माननीय न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि जो ये भर्ती नियम है, इसमें जो एम्बिगुटी है, इसमें जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, उसमें आप संशोधन करें। वो क्राइटेरिया ये था कि जो उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी थी द्वितीय श्रेणी, तो कहीं 45% वाले को द्वितीय श्रेणी मानते हैं, कहीं 50 वाले को तृतीय श्रेणी मानते हैं। तो जो याचिकाकर्ता थे जिनकी परसेंटेज 47, 48, 49% है, उनकी मार्कशीट में तृतीय श्रेणी लिखा है, तो उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। वहीं कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी 45 और 46% है, उनकी मार्कशीट में द्वितीय श्रेणी लिखा है, उनको नियुक्ति दे दी गई है। NCERT का नियम है कि इसमें श्रेणी नहीं रहेगा, परसेंटेज अंकों में रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग माननीय न्यायालय द्वारा इसमें आदेश किया गया था। तो मध्य प्रदेश शासन की ओर से उसमें अंडरटेकिंग दी गई है कि 23 जनवरी 2025 को कमेटी है फाइनल, और इस तारीख को इन नियमों में संशोधन कर दिया जाएगा। और इसमें दूसरा बिंदु ये था कि जो SC, ST, OBC वाले हैं, इनको परसेंटेज ऑफ मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं था। उसमें भी न्यायालय द्वारा पिछले आदेश में अमेंडमेंट करने का निर्देश दिया गया है। तो ये 2 महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हैं। इसमें राज्य शासन ने 23 तारीख को अंडरटेकिंग दी है कि हम इसमें संशोधन करके और अगली जो सुनवाई है 8 फरवरी निर्धारित की है, उसके पहले न्यायालय में पेश कर दिए जाएंगे। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल की यह वही बैरक है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 6 महीने से ज्यादा रखा गया था। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल की यह वही बैरक है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 6 महीने से ज्यादा रखा गया था। अंग्रेजों ने इसी जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैद करके रखा था। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस उपलक्ष्य में इस बैरक को कल खोला जाएगा, जहां आम लोग जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। जेल अधिकारियों का कहना है कि अब इस जगह को म्यूजियम बना दिया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस जेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर है। इस जेल पर नेताजी 2 बार परिरुद्ध रहे हैं, लगभग 6 माह कुछ दिन तक परिरुद्ध रहे हैं। और इसी दौरान जितने भी फ्रीडम फाइटर थे सबको एक बैरिक में रखा गया है। उनका एक वार्ड है और वहाँ उस वार्ड को अभी म्यूजियम की तरह बनाया गया है, जिसमें शनिवार और रविवार के लिए स्कूल के बच्चे आम नागरिक के लिए खोला जाता है। पुराने समय में दंड देने की क्या प्रक्रियाएं था और डंडा बेड़ी वगैरह जो होती हैं और फांसी वगैरह का फंदा जो अनाज तोलते थे, बाँट वगैरह जो होते हैं, वो सब उसमें रखे गए हैं। और कल 23 जनवरी है और इसी सुभाष जी की जयंती है। कोई भी यदि आम नागरिक आता है पुष्पांजलि करने तो उसके लिए द्वार खुले हैं जेल के। जबलपुर कांग्रेस के द्वारा 27 जनवरी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में
जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा 27 जनवरी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जबलपुर पहुंचे। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने पिछोर विधानसभा के बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के थानों में प्रतिनिधि नियुक्त करने पर कहा कि ये घटना कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह बीजेपी के चरित्र को दर्शाता है। पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि थानों में टीआई, कलेक्टर, एसडीएम या एसडीओपी जैसे पद पैसे के लेन देन के बिना नहीं मिलते और फिर उसके बदले जनता से वसूली कर लाल डायरी बनाई जाती है। जीतू पटवारी ने इसे संविधान और कानून के खिलाफ बताते हुए बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी द्वारा लगाए गए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि एआई के माध्यम से झूठे फोटोशूट करवाकर उसे प्रचारित करना और फिर गांधी और अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल कर मीडिया को गुमराह करना बीजेपी का षड्यंत्र है। इसके अलावा जीतू पटवारी ने इस मामले में सीएम मोहन यादव के बयानों को अपरिपक्व बताया और कहा कि बीजेपी, आरएसएस और मुख्यमंत्री बाबा साहेब अंबेडकर को कितना सम्मान देते हैं, यह उनके कार्यों से स्पष्ट है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस का कर्तव्य है कि वह विपक्ष की भूमिका निभाकर सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार को जनता के सामने बेनकाब करने का काम मजबूती से करेगी। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि सौरभ शर्मा जैसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर प्रदेश में भ्रष्टाचार का जाल बिछा दिया है। सौरभ शर्मा कहाँ हैं? 3 बड़ी एजेंसियां से खोज रहे हैं लेकिन उसके पता नहीं चल रहा है। इसके पीछे कौन है, इसका पता चलना चाहिए। नहीं, बात यह है, ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा 2 दिन से आया है। जो कोई भी संगठन को मजबूत करने के लिए अगर नीचे कोई बात ऐसी होती है तो कार्यकर्ताओं को एक समझाइश दी जाती है। हमारी पहली बार मुझे सौभाग्य मिला एज ए अध्यक्ष होते कि पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ है। हम सब समन्वय के साथ निर्णय लेते हैं और सामूहिक नेतृत्व है। सबसे बड़ी बात, जो हमारा नेतृत्व है सामूहिक है, यानी मेरे पास जिम्मेवारी है, आपके पास जिम्मेवारी है, पर नेतृत्व सारा सामूहिक है। हमारा सब परिवार के लोग मिलकर हम नेतृत्व करते हैं। हम एक डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन पे आगे बढ़ते हैं। कार्यकर्ताओं को हमें समझाने के कई तरीके हो सकते हैं। उसमें बीजेपी की टैक्टिक्स में अगर ये प्रकार कैंसर तो वो है सौरभ शर्मा, कैंसर तो ये है कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से करप्शन चलता है, नीचे थाने पे आप तक भी आता है। मैं चुनौती देता हूँ सारे पत्रकार बंधुओं को, आप अदरवाइज मत लेना, माफ़ी चाहते हो। एक ऑफिस ऐसा जो बिना पैसे से आप काम करवा के ला दो, बताओ कोई हो ऐसा कि हाँ मैं ला सकता हूँ? क्यों हो गई ऐसी स्थिति? यह है कैंसर। कैंसर तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सवाल भाई साहब ने पूछा, एआई के जरिए गलत तरीके से फोटो सेशन करना और फिर उसका प्रोपोगेंडा करना। फिर दूसरे दिन फोटो गांधी जी का और अंबेडकर जी का फोटो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पीछे बैकड्रॉप बनाया, हमारे ऑफिस में पूरे फोटो महापुरुषों के ऊपर लगे हैं। उसको झूठ सच तरीके से मीडिया का मैनेजमेंट करना, ये दोनों इशू क्या है? गुमराह करने का। ये मुख्यमंत्री इस पे बयान देता है, मतलब मुख्यमंत्री जी का बयान देना ये कहता है कि उनकी अपरिपक्वता है। हम बाबा साहब अंबेडकर को जो लोग भगवान मानते हैं उनके साथ हैं। क्या बीजेपी, क्या मोहन यादव, क्या आरएसएस मोहन अंबेडकर को भगवान मानती है क्या? अंबेडकर जी को भगवान मानती है क्या? मैंने जैसे ही कहा चुप हो गई। तो सवाल ये नहीं है कि फोटो से और ऊपर ये एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बना के प्रोपोगेंडा झूठ फैलाना। मैंने चुनौती दी थी, मोहन यादव फिर मुंह से नहीं निकाल पाए, न वीडी शर्मा निकाल पाए, अब फिर दे रहा हूँ। तो इस झूठ से कुछ नहीं होगा। हमारा लक्ष्य है विपक्ष की भूमिका निभाना और उनका चेहरा बेनकाब करना। हम इनके जो कैंसर इनने पूरे प्रदेश में फैला दिया बेरोजगारी का, इनने कैंसर फैला दिया करप्शन का, इनने जो वादे एक भी वचन पत्र के पूरे नहीं किए, इससे बड़ी बीमारी क्या हो सकती है? बात यह है, देखो कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, अल्टीमेटली विकास की बात करती है और करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी दोनों ने इन्वेस्टर के नाम पे खूब वाहवाही बटोरी, खूब मीडिया मैनेजमेंट किया, खूब हेडिंग बनाई, पर सवाल है वो ज़मीन पे कितने होते हैं, सवाल है उससे रोजगार कितने, सवाल है जबलपुर की हम बात करें, कहीं नहीं जाए तो जबलपुर में कितनी इंडस्ट्री ऐसी लगी, क्या लॉजिक, इन्वेस्ट कितना आया, कितना, ये सब बात मैं समझता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष जी ने अभी हमारे सदन में भी उठाई थी जब विधानसभा चल रही थी। तो प्रयास जरूरी है, उसके पीछे का खर्चा जरूरी है। वो खर्चा कहाँ से आता है? कर्ज से। वो बोझ किस पे पड़ता है? आप पे, हम पे और जनता पे। पर उसके पीछे सारा गुणा भाग करो
तो कितना रोजगार है, कितनी तरक्की है, कितना इन्वेस्टर है, कितनी इंडस्ट्री है, जीरो। अब हो गया आपका। अगर आप डबल पूछोगे तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। नहीं प्लीज। आप बता रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री जी की सोच पे तरस आता है और उनकी परिपक्वता पे तरस आता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ पर्ची के मुख्यमंत्री। अब पर्ची बहुत महंगी होगी। मुख्यमंत्री इतने मतलब एक बात में उनकी दाद दूंगा, 5,000 करोड़ से कम कर्ज ले तो उनको नींद ही नहीं आती है। 5,000 करोड़ तो कर्ज लेंगे ही सही, और एक हफ्ते में, अगर दूसरे हफ्ते में अगर आ जाए सर्दी खांसी हो जाती है उनको, तो वो उनका बताए प्रदेश कैसे चला रहे हैं। इस बयान से उनकी जिम्मेवारी नहीं छुपा सकते वो। उनको ये लाडली बहनाओं को 3,000 देने थे ना, क्यों नहीं दे पा रहे? ये 2700 संकल्प पत्र ये कहाँ गए? 1 लाख नौकरियों की बात हुई थी, 155 उमंग 155 वैकेंसी निकली, 155 वैकेंसी निकाली आपने 1 लाख नौकरियों की। अभी फर्जीवाड़ा हुआ अपेक्स बैंक का, अपेक्स बैंक में सब अपने रिश्तेदारों को मंत्रियों ने लगा दिया। मुख्यमंत्री ये बताए कि निष्पक्ष जांच हो जाए, तो हम पूरी पार्टी एक साथ उनसे सवाल कर रही है। आज निष्पक्ष सारे मंत्रालयों की जांच हो जाए तो मेरा आरोप है कि एक भी मंत्री बाहर नहीं रहेगा, सब जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। क्या मुख्यमंत्री का उत्तर आएगा इसमें? लेके देना। हाँ, 1 मिनट। आदरणीय सभी पत्रकार बंधु, आदरणीय अरुण यादव जी ने बहुत विस्तार से देश के संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच सांप्रदाय देश के संविधान और आरक्षण विरोधी है, उसको विस्तार से बताया है। आदरणीय उमंग सिंगार जी ने जो प्रदेश की वस्तु स्थिति है, केवल कर्ज, क्राइम, करप्शन और कमीशन की जो सरकार है वो किस तरीके से अराजकता कर रही है और कैसे दलित परिवार के साथ ही या आरक्षण जिनको मिलता है या अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार के लोग, किसान, उनके साथ कितनी यातनाएं संवैधानिक रूप से ये नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, उसकी विस्तृत भावना बताई। मुख्य उद्देश्य आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का संसद में अपमान किया। ये अपमान क्या स्वाभाविक तौर से हो गया या करते करते भूल गए या जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत ये कदम भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी ने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि ये लगातार पहले गांधी जी का अपमान करना, उनके पूरे चरित्र का हनन करना, अलग अलग तरीके से उनके खिलाफ बयान देना, भारतीय जनता पार्टी गांधी का जिसने हत्या की उसको महिमा मंडित करना, गोडसे को, ये सर्वविदित है। उसके बाद आज 50 भाषणों की अगर नरेंद्र मोदी जी की कोई समीक्षा हो तो उनका 40 भाषण में नेहरू की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास ही उनके भाषणों से प्रदर्शित होता है। ऐसे ही अंबेडकर जी का अपमान ये सोची समझी रणनीति के तहत किया और कुछ दिन बाद ही फिर देश की आज़ादी 1947 में नहीं हुई, देश की आज़ादी 2024 में हुई। ये बयान फिर आरएसएस का है। यानी ये एक परंपरागत उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिन्होंने इस देश की नींव डाली, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया और जो मूल उद्देश्य है किसी भी राष्ट्र का जिसमें समानता का अधिकार हो, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, जिस संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा का हर नागरिक एक तरह से शपथ लेता है, उसकी अवहेलना बार बार होती है और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के द्वारा होती है। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने शहादत दी करोड़ों करोड़ लोगों ने देश की आज़ादी में, जिनने शहादत दी राजीव जी और इंदिरा जी ने देश की एकता और अखंडता में, देश की उन्नति में। आज के कांग्रेस जन का, आज के देशभक्त नागरिक का दायित्व है कि ऐसी जो नीतियां हैं या ऐसी जो सोच है, जो ऐसा विचार है जो संविधान पर प्रहार करता है, जो महापुरुषों का अपमान करता है, उनके सामने खड़ी रहे। हमें सौभाग्य इस बात का कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ये अवसर मिला महू में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पे कि इस लड़ाई की शुरुआत करें। और ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की 27 तारीख की रैली नहीं है, ये लड़ाई 2025 का आगाज है। पूरे साल हमने संगठन संघर्ष पर्व के रूप में कांग्रेस पार्टी ने इस विचार को जिया है। हमारा संगठन का स्ट्रेंथन इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है जिसमें ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का हम गठन करेंगे, वार्ड मोहल्ला कमेटियां बनाएंगे
45 साल से नीचे के सारे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। सारे वर्गों को, खासकर महिलाओं को, ST SC माइनॉरिटी OBC, इनको भी ब्लॉक स्तर पर ज़्यादा जगह मिले, 50% 60% जगह मिले, ऐसी एक प्रक्रिया अपनाएंगे और पूरे साल गांव में, चौपाल पर, मोहल्लों में यात्राएं निकालेंगे और उन यात्राओं के जरिए संविधान की शपथ दिलवाएंगे। संविधान की भावना, कांग्रेस पार्टी की भावना, इस देश के प्रति कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का समर्पण, उससे नई पीढ़ी को अवगत कराएंगे। ये 2025 तक पूरे साल लगातार होगा और इसके तहत कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा का एक सीनियर मोस्ट नेता, प्रदेश अध्यक्ष भी एक विधानसभा का प्रभारी होगा, 200 अरुण यादव जी भी होंगे, उमंग जी भी होंगे, दिग्विजय सिंह साहब भी होंगे, लखन भैया भी होंगे, हेमंत भी, मतलब एक नेता एक विधानसभा। पूरे साल इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए एक तरह की ये महू से शुरुआत। मैं फिर से, हमें विपक्ष का दायित्व दिया है। कांग्रेस पार्टी जरूर निराशा है कि हम बहुत विधानसभा और लोकसभा में प्रदर्शन उतना खराब हुआ, आशाओं के विपरीत हुआ, पर चूंकि जनता ने हमें कहा कि आपको ईमानदारी से 3 चुनाव, उपचुनाव का संदेश कि विपक्ष की भूमिका निभाओ, 1,46,000 वोट की हार 10,000 पे बुधनी में आना, ये मैसेज था कि कांग्रेस को ताकत देना, जनता का फिर से कांग्रेस को ताकत देना। विजयपुर की इतनी अराजकता के बाद, अकल्पनीय अराजकता, मतलब जिसके सारे नाम तोड़ दिए, जिस सरकार क्या होती है, मोहन यादव जी का वो वक्तव्य, कुछ करना पड़े, मुझे चुनाव जीता हुआ चाहिए, यानी डाकू आए वहाँ, लुटेरे आए वहाँ, पैसे का अद्भुत उपयोग हुआ। बीजेपी के नेताओं को SF की वर्दी पहना के कार्यकर्ताओं को यूज़ किया गया, उपयोग किया गया, उसके बाद भी कांग्रेस को वहाँ समर्थन मिला, एक मंत्री को हराया। मैसेज था कांग्रेस ताकतवर बने, हर कांग्रेसी के लिए मैसेज था आप सड़क पे रहो, लड़ो, विपक्ष की भूमिका निभाओ। ऐसे ही अमरवाड़ा में हम 19 राउंड तक जीते, 2 आखिरी राउंड में हारे, इसका मतलब था हम टेबल पे चुनाव है। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता, जबलपुर के संभाग के लोगों को बताना चाहता हूं, हम अपना धर्म निभाएंगे और जैसे हमारे महापुरुषों ने संविधान बनाने में, देश आज़ाद कराने में, देश के निर्माण में शहादत दी, कांग्रेस का एक एक जन खून के आखिरी कतरे तक देश के संविधान की रक्षा करेगा। इसलिए राहुल जी आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, आदरणीय खड़गे जी आ रहे हैं, पूरी CWC, सारे सांसद, सारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सब महू पधार रहे हैं। मैं महाकौशल के परिवार के लोगों से आग्रह करता हूं, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। हम सब मिलकर, हम सब परिवार के लोग आपको निमंत्रण करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देशभक्त नागरिक हैं वो महू आए, जो संविधान से प्यार करता है वो महू आए और हम सब मिलकर इस संविधान की शपथ लें, इसकी रक्षा के लिए संकल्पित हो। धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, भाई लखन गंगोरिया जी, भाई हेमंत कटारे जी, समस्त हमारे पूर्व विधायक साथीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी और साथियों, आज की PC का जो विशेष मकसद है, जय भीम, जय बापू, जय संविधान। कांग्रेस पार्टी सदैव ही देश के दलित, गरीब और आदिवासियों की संरक्षण की बात करती रही है और ये एक ऐसा संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको दिया, जिसका अनुसरण आज विश्व के अनेकों देश करते हैं, ऐसा मजबूत संविधान हमको मिला है। और उस संविधान में देश के हर वर्ग को, दलित, आदिवासी, अगड़े पिछड़ों, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का, प्रगति करने का प्रावधान हमारे संविधान में हमको मिला है। उसी संविधान को, उस संविधान को बदलने की, उसके साथ छेड़छाड़ करने की लगातार कोशिशें देश में जो फासिस्टवादी ताकतें हैं और विशेष तौर पर देश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो चाहे देश की हो, एक ऐसे मजबूत संविधान को नष्ट करने का बार बार प्रयास करती रही है। हमारे नेता राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी लगातार पिछले कई वर्षों से देश के संविधान को की रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए
देश भर में संघर्ष कर रहे हैं। उसी संदर्भ में 27 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि महू में एक अखिल भारतीय महा रैली का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें देश के प्रदेश के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता उस रैली में सम्मिलित होंगे और उसके बाद लगातार अगले 1 साल तक पद यात्राएँ, गोष्ठियाँ, बैठकें देश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटीज़, ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज़, जिला कांग्रेस कमेटीज़ के और मोर्चा संगठन के माध्यम से उस संविधान की एक अलख देश की जनता में जगाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता अगले इस महारैली की बात करेंगे। उसी संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे नेता प्रतिपक्ष और हम सब साथी ज़िले में, ब्लॉक में, मंडलम तक जाकर हमारे जो प्रभारी हैं ज़िले के, वो भी जाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान हम लोग लगातार कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज जबलपुर आने का मौका भी हमको मिला है और इस संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तो है ही, साथ में हमारे देश की जनता, हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान बाबा साहब ने हमको दिया है उसकी रक्षा हम सब लोग मिलकर मजबूती से करें। तो आज जो मीटिंग है 27 तारीख को समस्त हमारे ब्लॉक, ज़िला, मंडल के साथ ही जबलपुर हमारे महाकौशल से और अन्य जिलों से रैली के रूप में महू जाएंगे और उस रैली को सफल बनाने के हम लोग काम करेंगे। मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यहाँ पर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी आपसे कुछ विस्तृत अन्य विषयों पर जो प्रदेश में चल रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। मैं जीतू पटवारी। पार्टी का जो करप्शन है, भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन है, सर चढ़ के बोल रहा है। इसमें सरकारी राशन के घोटाले सुने थे, इसमें गर्भवती बहनों को जो अनाज मिलता वो घोटाले सुने थे, इसमें कुपोषित बच्चों के घोटाले सुने थे। अब ये चम्मच और कड़छी घोटाला कर दिया, मतलब चम्मच और कड़छी घोटाला करना इन्हें पराकाष्ठा कर दी। चम्मचों की भी चोरी ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती, दूसरे नहीं कर सकते। भोपाल लक्ष्य तय कर लग्न से मेहनत करने वालों को कदम कदम पर सफलता मिलती है। परासिया के संस्कार बावरिया इसका उदाहरण है। भोपाल लक्ष्य तय कर लग्न से मेहनत करने वालों को कदम कदम पर सफलता मिलती है। परासिया के संस्कार बावरिया इसका उदाहरण है। संस्कार ने तीसरी बार राज्य लोक सेवा आयोग MPPSC परीक्षा उत्तीर्ण की है। वे पहली प्रयास में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बने, दूसरे प्रयास में वे असफल हुए, तीसरे प्रयास में जिला जेल अधीक्षक बनकर कार्य किया। अब चौथे प्रयास में उनका चयन डिप्टी कलेक्टर पद के लिए हुआ है। परासिया के पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया के छोटे बेटे और सौरभ बावरिया के छोटे भाई संस्कार बावरिया का राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में लगातार तीसरी बार चयन हुआ है। केंद्रीय विद्यालय बड़कुही परासिया से प्राथमिक शिक्षा पाकर संस्कार ने भोपाल से उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने वर्ष 2018 में पहली बार MPPSC परीक्षा पास की। रैंकिंग के आधार पर उन्हें जनपद पंचायत CO का पद मिला। वे आमला, बैतूल और इंदौर में जनपद पंचायत में CO पदस्थ रहे। सरकारी नौकरी का दायित्व निभाते हुए उन्होंने पढ़ाई जारी रखकर वर्ष 2019 में दूसरी बार परीक्षा दी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। वर्ष 2020 में तीसरी बार परीक्षा देकर सफलता हासिल की और जिला जेल अधीक्षक पद पर चयन हुआ। शाहजहांपुर जिला जेल में अधीक्षक के रूप में सेवाएं दी। संस्कार यहां भी संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और वर्ष 2022 में चौथी बार MPPSC परीक्षा में शामिल हुए और इस बार जोरदार सफलता हासिल की। अच्छी रैंक मिलने के कारण वे इस बार डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। सर, आज आपका बहुत स्वागत हुआ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाबा महाकाल की कृपा से, दादी माँ का आशीर्वाद, मेरे पिताजी का अथक बलिदान और मेरे लिए प्रेम, माता जी का, दीदी जिया जी का हमेशा मुझे सपोर्ट करना और मेरे भैया भाभी हमेशा मुझे लगातार इस चीज़ के लिए सतत मेरे पीछे कि हाँ आप कर सकते हो। तो जीवन में शुरू से, चूंकि हम दोनों भैया और मैं, हम भाइयों, दीदी, हम सभी ने हमारे पिताजी को ये चीज़ देख के सीख है कि हमेशा वो समाज सेवा के लिए कैसे कार्य करते हैं। उनका जो बलिदान रहा हमेशा लोगों के लिए काम करना, किस प्रकार से हम एक आखिरी वर्ग के लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं।
तो इसलिए मेरा शुरू से सपना था, मेरे परिवार का सपना था कि मैं इस प्रशासनिक फील्ड में आऊं और मैं लोगों के लिए काम करूं। चूंकि मैं और भैया हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम कैसे समाज के आखिरी वर्ग तक हम लोगों की मदद कर सकें, तो भैया भी समाज सेवा से जुड़े रहते हैं हमेशा, हमारे पिताजी भी यही कार्य करते हैं और मैंने ये इस फील्ड को चुनना सोचा कि इसके माध्यम से भी जितना मैं लोगों के लिए कार्य कर सकूं। तो ये जो मेरी जर्नी थी इसकी शुरुआत 2017 से होती है, जब मेरा प्रथम प्रयास 2018 में था, जिसमें मैं जनपद सीओ के पद में पहले प्रथम प्रयास में मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके पश्चात 2019 में निराशा लगी, उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने हार नहीं माना, 2020 में फिर मैंने अटेम्प्ट दिया पीएससी का, जिसमें मेरा चयन जिला जेल अधीक्षक के पद में हुआ। और क्योंकि आखिरी में मुझे डिप्टी कलेक्टर ही बनना था और कार्य करना था, तो मैं लगातार लगा रहा और हाल ही में 2022 की जो राज्य सेवा परीक्षा थी उसमें मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। सारी पोस्ट जो आपको मिली आपने छोड़ी, डिप्टी कलेक्टर ही क्यों बनना चाहिए? देखिए, चूंकि मैंने अलग अलग विभाग के साथ भी कार्य किया। डिप्टी कलेक्टर एक ऐसा पद है जो आपको अलग अलग विभागों के साथ कार्य करने का मौका देता है, आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और जो क्षमताएं डिप्टी कलेक्टर के पास होती हैं या जो कार्य करने की उसके पास पावर होती है, तो मुझे लगता है उसमें मैं ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों के लिए कार्य कर सकता हूँ। चुनौतियां मिली फिर भी आप हार नहीं मारे, तो जो आप युवा उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये चीज मैंने अपने पिताजी और हमारे भैया को देख के रहा हूँ कि लगातार अगर आप किसी चीज के लिए लगे रहते हैं, सतत प्रयास अगर आप करते हैं, तो मुझे लगता है आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। भाई की जब इतनी उपलब्धि मिलती है तो उसको क्या खुशी महसूस होती है? देखिए, खुशी इसलिए ये 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है कि सबसे पहला 21 वर्ष की उम्र में इन्हें एमपीपीएससी पहली बार निकाला था और निकालने के बाद आज 7 से 8 साल बाद इसका सपना आज जाके पूरा हुआ है। क्योंकि एमपीपीएससी इसने जैसा बताया कि इसको डिप्टी कलेक्टर बनना इसका पहला सपना था, लेकिन 7 वर्ष लग गए उसके लिए। सतत प्रयास, मेहनत, तपस्या, ये बिना उसके होता नहीं है। तो इसलिए मैं आज की युवाओं को एक चीज कहना चाहता हूँ कि क्या होता है, व्यक्ति 2-3 साल बाद एक ही प्रयास, 2 ही प्रयास के बाद क्या होता है कि नहीं हो गया। लेकिन हमने ये चीज घर में देखी, छोटा था सबसे, उसके बाद हमने देखी कि उसने बहुत डिटर्मिनेशन के साथ अगर ये काम किया है तो कोई भी व्यक्ति आराम से कर सकता है। इसलिए आने वाले युवाओं से, आने वाला भविष्य आप ही युवाओं के इसमें है और अगर ऐसी जनरेशन से इतनी कम उम्र में बनेंगे तो इनका अनुभव भी बहुत अच्छा होगा और समाज के हित के लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। तो इसलिए मुझे भी खुशी है, मेरे सारे लोगों को खुशी है, क्योंकि हम तो बचपन से ही समाज को समर्पित हमने अपना जीवन कर दिया और आगे भी वही करना है। तो इसलिए खुशी और दोगुनी होगी, सीना चौड़ा हो गया। सौरभ बावरिया।